नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 7 त्रिभुज के तीसरे यानी अंतिम भाग का, जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से कुछ तथ्यों को समझेंगे और फिर प्रश्नावली 7.4 और 7.5 जो ऐच्छिक प्रश्नावली है उसको दोनों को हम हल करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें वीडियो के। चलते हैं अध्याय 7 त्रिभुज पर। यह है आपका अध्याय 7 त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। पिछले दोनों भाग के वीडियोज़ में, यानी इस अध्याय के दोनों भाग के वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में हम लोग समझ चुके हैं कि त्रिभुज क्या है और इसकी सर्वांग समता के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और इस अध्याय से संबंधित प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल भी कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एक त्रिभुज में असमीकाएँ। तो देखिए, यह जो असमीकाएँ हैं इसको इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, समीका मतलब बराबर, इक्वल, और असमीका मतलब जो बराबर नहीं है, इनइक्वल। ठीक है, इसको इनइक्वलिटी कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, अभी तक आपने मुख्यतः एक त्रिभुज अथवा त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों की समताओं के बारे में ही पढ़ा है। यानी अभी तक आपने क्या किया है, दो त्रिभुज में समान कोण और समान भुजा जो रहते थे उन दोनों को आप क्या करते थे, सर्वांगसम करा देते थे, है ना। तो इस वीडियो में आज हम लोग असमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी हमारे सम्मुख असमान जो बराबर नहीं है ऐसे त्रिभुज भी आते हैं, तो ऐसे त्रिभुज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे जिसके भुजा कोण बराबर नहीं है। तो इसमें हम मुख्य रूप से 3 तथ्यों को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न को हल करेंगे। यह कोई ज़्यादा भारी सब ये नहीं है टॉपिक। ठीक है, एकदम हल्का टॉपिक है। आप अंत तक बने रहें, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगले पेज पर जब आप देखेंगे तो आपको एक प्रमेय मिलेगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कॉपी पर। देखिए, यह प्रमेय क्या कह रहा था, किसी त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 4.5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, सामने का सम्मुख मतलब होता है मुंह के सामने, है ना। लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें सबसे लंबा भुजा कौन है, यह है AC, है ना, 6 सेंटीमीटर। तो इस AC के सम्मुख कोण जो होगा, यानी इस भुजा के मुंह के सामने यह कोण होगा, यह कोण सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पर मैं, यानी इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन होगा, A, ये B। ठीक है, कोण B यह सबसे बड़ा कोण होगा। क्यों? क्योंकि यह सबसे लंबी भुजा के सामने यह कोण है। ठीक है, और यह प्रमेय में है कि किसी त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा हो उसके समूह कोण यानी उसके सामने का कोण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो AC 6 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ा भुजा है, तो इसके सामने का कोण क्या होगा, B, सबसे बड़ा कोण होगा इस त्रिभुज में। हाँ, आप समझ गए होंगे, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रमेय पर। देखिए, आपकी किताब में अगला जो प्रमेय है 7.7, यह क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी यानी लंबी होती है। तो अभी आप जो पढ़े हैं इसी का जस्ट उल्टा है। आइए इसको हम कॉपी पर समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, इस प्रमेय का कहने का मतलब यह हुआ कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, सबसे लंबी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, ठीक, इसमें 3 कोण दिया हुआ है, यह 30 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, यह 60 डिग्री है। तो क्या कर रहा है, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, यानी जो कोण सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कोण यह 90 डिग्री है। ठीक, तो इस 90 डिग्री के कोण के जो सम्मुख भुजा होगा AB, यह क्या होगा, यह सबसे लंबा होगा। ठीक, तो इस त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन होगा, AB होगा। अब AB क्यों सबसे लंबा होगा, क्योंकि यह जो AB है वह सबसे बड़े कोण के सामने है। ठीक है, इसलिए सबसे लंबा होगा। तो यही था इस प्रमेय के कहने का मतलब। हम चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ। इसको आप अपने कॉपी में पॉज करके उतारते रहें, उतारते चलें। हम देखिए, अगला प्रमेय 7.8 क्या कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यह तो आप समझ ही रहे होंगे। आइए इसको भी हम कॉपी पर समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, इसमें 3 को भुजा है, AB, BC और AC। तो किसी दो भुजा को जब जोड़िएगा, AB प्लस BC, तो इस दोनों का जो जोड़ होगा वह तीसरा भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी AC से यह हमेशा, यह देखिए बड़ा का साइन है ना, जिस तरफ मुंह खुला हुआ रहता है उधर क्या होता है, बड़ा होता है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है उधर छोटा। वैसे ही देखिए, AC प्लस BC यानी यह भुजा प्लस यह भुजा जो होगा, यह दोनों का जो योग होगा वह हमेशा AB से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, वैसे ही AB प्लस AC जो होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि
किसी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग जो होता है वह हमेशा तीसरा से क्या होता है, बड़ा ही होता है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें। आशा आप इसको समझ गए होंगे। एकदम आसान प्रमेय सब था। हम चलते हैं आगे प्रश्नावली पे। ठीक है, तो यह है आपका प्रश्नावली 7.4। इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 6 प्रश्न है ना। इसको हम एक एक करके अभी हम हल कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि समकोण त्रिभुज है कि आप तो जानते ही होंगे, है ना। आपको यही दर्शाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वह सबसे लंबा भुजा होता है। यह कैसे दर्शाइएगा, चलते हैं कॉपी पर। तो देखिए, यही है प्रश्न संख्या 1 में समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, देखिए यह जो त्रिभुज है ABC, इसमें एक भुजा B जो है वह क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक, तो इसको हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही है किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, इसको हम लिख देंगे। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180। यह तीनों कोण बराबर 180 डिग्री। अच्छा, आपको यह तो पता है कि कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ देखिए कोण B कितना है, 90 डिग्री। तो कोण A प्लस यह B के बदले में आप क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से A प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C बराबर यह जो 90 है यह इधर जाएगा तो 180 में घट जाएगा। आपको तो पता ही है ना। तो जब 90 180 में जाएगा, घट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ 90 बच जाएगा। तो A प्लस C बराबर क्या हो गया, 90। अब देखिए A और C यह दोनों मिल के 90 है, तो जाहिर सी बात है A 90 से छोटा होगा और C भी 90 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यह दोनों मिल के 90 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कोण A और कोण C यह क्या होगा, यह छोटा होगा, यानी ऐसे, किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, यानी A और C जो है यह किससे छोटा होगा, यानी इसके बदले में आप यह भी लिख सकते हैं कि कोण A और कोण C जो है वह किससे छोटा होगा, यह कोण B से भी छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, यह तो आप समझ गए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। A और C यानी यह और यह जो है, यह दोनों कोण क्या होगा, यह 90 से छोटा होगा। अच्छा, यहाँ से आपको यह क्या समझ में आता है कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन है, यह B है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा कोण कौन हुआ, B हुआ, है ना। अब जब सबसे बड़ा कोण B हुआ तो आपको तो पता ही है कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख भुजा जो होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जो कोण सबसे बड़ा है यानी 90 सबसे बड़ा है, तो इसके सम्मुख जो AC है यही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः कोण B जो है वह क्या है, कोण B के सम्मुख भुजा AC, यानी यह इस कोण B के जो सम्मुख है AC यह सबसे क्या है, लंबी भुजा है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं, इसी को कर्ण कहते हैं। आपको यही सिद्ध करना था, है ना, कि कर्ण जो होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है। इसको आपने सिद्ध कर दिया, है ना। कर्ण AC जो है वह क्या है, सबसे लंबी भुजा है। ठीक, आशा है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप लिख लें अपने कॉपी में, या फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर ले। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर, आकृति 7.48 में, यानी इस आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। यह जो त्रिभुज ABC है इसमें AB को P तक बढ़ा दिया गया है और AC को Q तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है साथ ही PBC छोटा है QCB से, यानी यह जो कोण है इस कोण से क्या है, छोटा है। यह भी कह रहा है आपको दर्शाना है कि AC जो है वह बड़ा भुजा है AB से। यह AC भुजा जो है यह AB से क्या है, बड़ा है। आपको इसको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, चलते हैं हम कॉपी पर। अब हम क्या करेंगे, कॉपी पर जैसे प्रश्न में आकृति दिया है वैसे ही हम रचना कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न में आपको क्या दिया है, PBC छोटा है QCB से। ठीक है, यानी यह जो कोण है इस कोण से क्या है, छोटा है। आपको दर्शाना क्या है, AC जो है वह बड़ा है AB से, यानी यह जो भुजा है इस AB भुजा से बड़ा है। तो इसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले इस दोनों कोण पर हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। PBC कौन है, यह कोण है। ठीक है, अच्छा, आप पीछे के एक्सरसाइजों में पढ़ चुके हैं कि यह जो बहिष्कोण होता है किसी त्रिभुज का, जो बहिष्कोण होता है वह अंदर के दोनों कोणों के बराबर होता है। मतलब यह जो कोण है ना, कोण A और कोण ACB के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इस PBC कोण के बदला हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण ACB। ठीक है, अच्छा, यह पूरा क्या कह रहा है, छोटा है
किससे? क्यू सी बी से। अब देखिए क्यू सी बी जो है यह कोण है, यह जो बहिष कोण है यह कोण ए और कोण ए बी सी का योग है। आप पढ़ चुके हैं पीछे, है ना। यह कोण बराबर यह प्लस यह कोण होता है। किसी भी त्रिभुज में आप ऐसा कर सकते हैं। तो कोण क्यू सी बी बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण ए बी सी। आसान है। इतना बराबर यह हो गया, इतना बराबर यह हो गया, बीच में यह छोटा वाला साइन है तो इधर डाल दिए हम। अब हम चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह ए इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ए को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। आपका क्या बच गया? कोण ए सी बी जो है वह छोटा है किससे? कोण ए बी सी से। यानी यह जो कोण है इस कोण से छोटा है। आपको यह समझ में आ गया? ठीक है, इसको यहाँ से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी क्या है? बड़ा कोण है। यहाँ से आपको समझ में आ गया ए सी बी छोटा है ए बी सी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ बड़ा, जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा होता है। तो ए बी सी यहाँ से समझ में आ गया आपको क्या कि ए बी सी कोण बड़ा कोण है। ठीक है। अच्छा, पीछे आप यह भी पढ़ चुके हैं कि जो बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख भुजा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, तो इसको लिख देंगे हम। अब देखिए चूंकि बड़ा कोण के सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। जो बड़ा कोण है इसके सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा कोण के सम्मुख कोण नहीं, भुजा, है ना, क्या होता है? बड़ा होता है। तो यह जो बड़ा कोण है बी ए बी सी, इसके सम्मुख जो भुजा है ए सी वह क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि अतः ए सी जो है वह बड़ा होगा किससे? ए बी से। ठीक है, आपको यहाँ दर्शाना था ए सी जो है वह क्या है? बड़ा है ए बी से। आपने यहाँ पे दर्शा दिया ए सी क्या है? बड़ा है ए बी से। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 नंबर। आकृति 7.49 में, यानी इस आकृति में कोण बी जो है वह छोटा है कोण ए से। यह कोण ए से छोटा है। फिर कह रहा है कि सी छोटा है डी से, यानी यह कोण जो है वह डी से छोटा है। आपको दर्शाना है ए डी छोटा है बी सी से। आपको यह दर्शाना है कि यह जो ए डी भुजा है यह इस बी सी भुजा से क्या है? छोटा है। तो कैसे दर्शाएंगे? चलते हैं कॉपी पर। सबसे पहला काम, जितना ही चीज़ प्रश्न में दिया है उसको हम अपने कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे। आकृति के साथ साथ जो भी प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? बी छोटा है ए से। यह जो कोण बी है इस कोण ए से छोटा है। और फिर कह रहा है कि कोण सी छोटा है कोण डी से। कोण सी जो है वह छोटा है कोण डी से। देखिए यह चिन्ह का मतलब छोटा होता है। जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा, जिस तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वह क्या होता है? बड़ा होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए चूँकि कोण बी जो है वह छोटा है कोण ए से, बी जो है वह ए से छोटा है, तो आपको पता है कि जो छोटा होता है उसके सामने वाला भुजा भी छोटा होगा। ठीक है, जो छोटा होगा उसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बी के सामने, इस बी के सामने, यहाँ देखिए इस बी के सामने जो भुजा है ओ ए या ए ओ, वह भी क्या होगा? छोटा होगा। किससे? इस कोण ए के सामने वाला भुजा से। कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है? ओ बी या बी ओ। ठीक है, अब फिर वैसे ही देखिए यह जो है कह रहा है कोण सी जो है वह कोण डी से छोटा है, यानी यह कोण इससे छोटा है। तो कोण सी के सामने वाला जो भुजा है वह भी छोटा होगा। ठीक, अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। कोण सी के सामने वाला भुजा कौन है? ओ डी। यह भी छोटा होगा किससे? कोण डी से, यानी कोण डी के सामने वाला भुजा से। ठीक है, कोण डी के सामने वाला भुजा कौन है? ओ सी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए चूंकि यह दो ए ओ भी छोटा है और ओ डी भी छोटा है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इस दोनों का जो योग होगा वह छोटा होगा इस दोनों का योग से। ठीक, यानी ए ओ प्लस ओ डी, यह दोनों छोटा है तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर छोटा ही होगा। किससे? बी ओ प्लस ओ सी से। है बात समझ में? अब देखिए ए ओ प्लस ओ डी क्या हो जाएगा? ए ओ प्लस ओ डी हो जाएगा आपका ए डी। ठीक है, यह छोटा होगा। बी ओ प्लस ओ सी क्या हो जाएगा? बी ओ प्लस ओ सी हो जाएगा बी सी। ठीक, आपको यही सिद्ध करना था, दर्शाना था कि ए डी वह क्या है? छोटा है बी सी से। ए डी छोटा है बी सी से, यहाँ पे दर्शा दिया आपने। ठीक है, एकदम आसानी से। तो ऐसा ही हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यह एकदम आसान प्रश्न है, कोई भारी इसको नहीं समझे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा रिपीट कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर। ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। कहने का मतलब यह जो चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, इसमें ए बी सबसे छोटा भुजा है और सी डी सबसे बड़ा भुजा है। ठीक है,
आपको दर्शाना है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से। आपको यह दर्शाना है कि यह कोण ए जो है वह बड़ा है कोण सी से, और फिर आपको दर्शाना है कोण बी जो है यह कोण बड़ा है कोण डी से। ठीक है, तो देखिए इसको आप भारी नहीं समझे, चलते हैं देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे कॉपी पर। सबसे पहले तो जैसे प्रश्न में वैसा ही आकृति हम क्या करेंगे, बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम दो आकृति बनाए हैं, आपका प्रश्न में जो आकृति दिया है वैसा ही दो बनाए हैं, क्योंकि आपको दो का ज़रूरत पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, वैसे हम एक ही में समझा सकते थे, लेकिन आपको आसानी से समझाने के लिए हम दो बना दिए हैं। प्रश्न में क्या दिया है, ए बी सबसे छोटी है और सी डी सबसे लंबी भुजा है। यानी यह जो ए बी है या यह ए बी यह सबसे छोटी भुजा है, और सी डी जो है या यह सी डी यह दोनों क्या है, यह सबसे लंबी भुजा है। आपको दर्शाना है कि एक सबसे पहले तो आपको यह दर्शाना है कि कोण ए जो वह बड़ा है कोण सी से, यानी यह कोण बड़ा है कोण सी से। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ से हम ए को सी से जोड़ दिए। अब देखिए हमारे पास दो को त्रिभुज हो गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हो गया ए डी सी। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में है ना, आपको यह तो पता है कि ए बी सबसे छोटा है, तो जब ए बी सबसे छोटा है तो जाहिर सी बात है यह बी सी से भी छोटा होगा। ठीक है, तो जब ए बी सबसे छोटा है तो इसके सामने वाला जो कोण है वह भी सबसे छोटा होगा, यानी इसके सामने वाला जो यह कोण है ए सी बी यह छोटा होगा कोण इससे, है ना, बी ए सी से। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो है वह क्या है, बड़ा है ए बी से। यह जो भुजा बी सी है यह ए बी से बड़ा है, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया है कि ए बी सबसे छोटा है। जब ए बी सबसे छोटा है तो जाहिर सी बात है बी सी बड़ा होगा ए बी से, है ना। तो बी सी ए बी से हम बड़ा कर दिए हैं। जब बी सी ए बी से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाला जो कोण है यह कोण भी इस कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको भी हम लिख देंगे, कोण बी ए सी बड़ा होगा कोण ए सी बी से। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में ए डी सी में, इस त्रिभुज में देखिए आपको क्या कह रहा है कि सी डी जो है वह सबसे बड़ी भुजा है। तो जाहिर सी बात है जब सी डी सबसे बड़ी भुजा है यह ए डी से भी बड़ा होगा। ठीक है, जब ए डी से यह बड़ा होगा तो इसके सामने वाला जो यह कोण है यह कोण बड़ा होगा किससे, इस भुजा के सामने वाला कोण से। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखे हैं, त्रिभुज ए डी सी में, यानी इस त्रिभुज में सी डी जो है वह बड़ा भुजा है ए डी से। यह सी डी आपको प्रश्न में दिया है कि सबसे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यह ए डी से बड़ा होगा। ठीक, जब सी डी बड़ा है तो इसके सामने वाला जो कोण है यह ए डी डी ए सी, है ना, यह बड़ा होगा किससे, ए सी डी से। ठीक है, इस कोण से। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए बी ए सी बड़ा है ए सी बी से और डी ए सी बड़ा है ए सी बी से। जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है यह दोनों का योग जो होगा वह बड़ा होगा इस दोनों का योग से। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कोण बी ए सी प्लस कोण डी ए सी, यह क्या होगा, बड़ा होगा कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी से, इस कोण से। ठीक, अब देखिए जब कोण बी ए सी और कोण डी ए सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी ए सी और डी ए सी, यह कोण और यह कोण जुटेगा तो यह पूरा कोण ए हो जाएगा, यह पूरा कोण ए हो जाएगा बड़ा। ए सी बी को आप ए सी डी से जोड़िएगा, ए सी बी को ए सी डी से जोड़िएगा, यानी यह कोण इस कोण से जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यह पूरा कोण सी हो जाएगा। ठीक, आपको क्या दर्शाना था, कोण ए जो है वह बड़ा है कोण सी से, आपने यहाँ पे दर्शा दिया, आसानी से दर्शा दिया। ठीक, तो जिस प्रकार हम इस ए है जो है वह बड़ा है सी से दर्शाए हैं जिस तरीक़ा से, एकदम सेम इसी तरीक़ा से आप इसको भी दर्शा सकते हैं। कैसे, अभी हम ए सी को जोड़ के इसको दर्शाए हैं, आपको इसको दर्शाने के लिए बी डी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको जोड़ देंगे और जिस तरीक़ा से हम इस दोनों को हम बनाए हैं और इसको ए को बड़ा कर दिए हैं सी से, ठीक है, उसी तरीक़ा से आप इसको भी दर्शा सकते हैं। आशा है आप खुद से इसको कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप यहाँ पे लिख लेंगे कि उसी तरीक़ा से क्या हो जाएगा, कोण बी जो है वह बड़ा हो जाएगा कोण डी से। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, उसी तरीक़ा से आप जिस तरीक़ा से हम इसको बनाए हैं वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, आकृति 7.51 में, यानी इस आकृति में पी आर बड़ा है पी क्यू से। यह जो भुजा है इस पी क्यू भुजा से बड़ा है, और कोण पी एस और भुजा पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। यानी यह जो भुजा है पी एस इस
पूरे कोण पी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से। आपको यह सिद्ध करना है कि यह जो कोण है, ठीक है, पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से, यानी इस कोण से। ठीक, तो कैसे करेंगे आप, चलते हैं कॉपी पर। सबसे पहले तो जैसे आकृति है वैसा ही आप अपने कॉपी में क्या करेंगे, उतार लेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, पी आर जो है वह बड़ा है पी क्यू से, ठीक है, यानी यह जो भुजा है इस पी क्यू से क्या है, बड़ा है। और उसके बाद कह रहा है पी एस कोण पी को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी यह जो कोण है इस कोण को यह पी एस दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो प्रश्न से कोण क्यू पी एस बराबर हो जाएगा आर पी एस, है ना, यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे, लिख दिए, ठीक है, यह बराबर यह। अब कह रहा है कि पी आर जो है वह बड़ा है पी क्यू से, पी आर बड़ा है पी क्यू से। देखिए क्या कह रहा है, पी आर भुजा बड़ा है पी क्यू से। तो जब पी आर बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसके बड़ा भुजा के सामने वाला जो कोण होता है समूह कोण, वह क्या होता है, बड़ा होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कोण क्यू जो है वह बड़ा होगा किससे, कोण आर से, ठीक है, क्योंकि पी क्यू छोटा है, यहाँ कह रहा है पी क्यू छोटा है और पी आर क्या है, बड़ा है। तो पी आर के सामने वाला कोण भी बड़ा होगा और पी क्यू के सामने वाला कोण छोटा होगा, ठीक है। तो हम क्यू बड़ा कर दिए आर से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह कोण और यह कोण क्या है, बराबर है। तो हम इस क्यू में इसको जोड़ देते हैं और इस आर में इसको जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस बड़ा होगा कोण आर प्लस कोण आर पी एस। अब यह कैसे हुआ, तो देखिए चूंकि यह दोनों कोण बराबर है, ठीक है, और हम दोनों साइड बराबर बराबर चीज़ को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर हम 100 जोड़ते हैं और इधर भी 100 जोड़ देते हैं तो यह बड़ा ही रहेगा, ठीक। तो हम इधर जितना जोड़े हैं उतना ही इधर भी जोड़ दे रहे हैं, यानी क्यू पी एस इधर जोड़े हैं और आर पी एस इधर जोड़े हैं और यह दोनों क्या है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है यह बड़ा इधर बड़ा ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। समझ गए आप। अब देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह अंदर के दोनों समूह अंतःकोणों का क्या होता है, बराबर होता है। यानी मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है, तो यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस यह, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं पीछे, बहिष्कोण जो होता है वह दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में। तो यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस यह। अच्छा, यह प्लस यह दिया हुआ है, कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस, कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस, यानी यह कोण। तो यह दोनों का योग क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण पी एस आर। उसके बाद देखिए कोण आर प्लस कोण आर पी एस, यह कोण और यह कोण, ठीक है, यह दोनों कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। आप पढ़ चुके हैं किसी भी त्रिभुज में दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण, ठीक है। तो यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस यह, यानी आर प्लस आर पी एस, आर प्लस आर पी एस, ठीक है। तो इस दोनों के योग के बदले हम इसको लिख सकते हैं, यानी पी एस क्यू। आपको क्या दर्शाना था, कोण पी एस आर जो है वह बड़ा है कोण पी एस क्यू से, आपने यहाँ पे दर्शा दिया कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न था, ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आशा आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको दोबारा क्या कर ले, रिपीट कर ले, आपको समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम देखिए इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न है आपका 6 नंबर। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह एक रेखा है, ठीक है, मान लीजिए यह एक रेखा है और कहीं पे एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बिंदु से जितने रेखाखंड खींचा जा सकता है इस रेखा पर, इस बिंदु से इस रेखाखंड पर आप जितना रेखा खींच सकते हैं, जितना रेखाखंड खींच सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप खींच सकते हैं, उसमें आपको यह दर्शाना है कि लंब रेखाखंड जो होता है वह सबसे छोटा होता है। यानी ऐसा रेखाखंड जो यह लंब हो, जैसे यह देखिए यह 90 डिग्री पर खड़ा है, ठीक है। आपको यही दर्शाना है कि जो लंब रेखाखंड है वह बाकी यह सब रेखाखंडों से क्या होगा, छोटा होगा। तो कैसे दर्शाएंगे इसको, हम चलते हैं कॉपी पर। तो देखिए प्रश्न के अनुसार ऐसा ही आकृति बनेगा। कह रहा है एक रेखा है और एक बिंदु है और इस बिंदु से रेखाखंड बहुत सारा खींचा जा रहा है इस रेखा पर। आपको यह दर्शाना है कि जो लंब रेखाखंड है, यानी ओपी जो है वो यह क्या है, यह लंब रेखाखंड है, ठीक है।
यानी यह 90 डिग्री पर खड़ा है। आपको यही दर्शाना है कि यह OP जो रेखाखंड है, लंब रेखाखंड, वह बाकी रेखाखंडों से छोटा है। ठीक है, तो प्रश्न में आपको क्या मिल गया? OP एक लंब रेखाखंड है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर खड़ा है। अब हम क्या किए हैं, अपना मन से 3 गो रेखा खींच दिए। आप बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, हमको यह दर्शाना है कि यह जो OP है वह बाकी इस तीनों रेखाखंडों से क्या है? छोटा है। अब देखिए यहाँ पे 3 त्रिभुज भी बन रहा है, OPS2, ठीक है, एक त्रिभुज, फिर OPS3 दूसरा त्रिभुज, फिर OPS1 तीसरा त्रिभुज, और यह तीनों त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, अच्छा, आपको यह तो बात पता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो बाकी दोनों को मिलकर भी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक, तब ना 90 और 90 180 होगा, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण जो होता है वह बाकी दोनों कोणों से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, क्योंकि यह दोनों कोण मिल के 90 बनेगा, यह अकेला 90 है। अगर आप इसको समकोण त्रिभुज मानेंगे तो यह दोनों कोण त्रिभुज, यह जो दोनों कोण है यह दोनों मिल के 90 बनेगा, और यह क्या है? अकेला 90 है। अगर आप इस त्रिभुज को मानेंगे, ठीक, तो यह कोण प्लस यह कोण बराबर 90 होगा, और यह अकेला कोण है। ठीक, तो इसे क्या समझ में आता है? जो समकोण होता है 90 डिग्री होता है वह बाकी दोनों कोणों से क्या होता है? बड़ा होता है। इसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण जो होता है वह बाकी दोनों कोणों से बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे कई गो समकोण त्रिभुज बन रहा है? 3 गो बन रहा है। एक गो देखिए OPS2 बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज OPS2। एक गो त्रिभुज बन रहा है OPS3, है ना, OPS3। फिर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका OPS1। यह तीनों क्या है? यह तीनों समकोण त्रिभुज है, और इस तीनों समकोण त्रिभुज में यह जो कोण है समकोण वाला, यह कोण क्या है? यह सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज OPS2 की, यानी इस त्रिभुज का, ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए यह कोण सबसे बड़ा कोण है, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है OS2 वह क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर इस त्रिभुज का बात करते हैं तो OS2 जो है वह बड़ा होगा किससे? OP से। ठीक, क्योंकि यह बड़ा वाला कोण के सामने है, तो जाहिर सी बात है OS2 जो है वह क्या होगा? बड़ा होगा किससे? OP से। ठीक, अब देखिए अगर हम इस त्रिभुज का बात करते हैं, त्रिभुज OPS3 का, यानी इस पूरे बड़का त्रिभुज का, ठीक, तो इस त्रिभुज में चूंकि यह 90 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, और इसके सामने का जो भुजा होगा OS3 वह सबसे बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है OS3 बड़ा होगा OP से। ठीक है, तो यहाँ भी जो है OS3 है वह क्या होगा? बड़ा होगा OP से। ठीक, अब देखिए वैसे ही अगर हम त्रिभुज OPS का बात करेंगे, यानी इस त्रिभुज का बात करेंगे, तो 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? बड़ा होगा सबसे। इसका मतलब क्या होगा? OS1 बड़ा होगा OP से, OS1 बड़ा होगा OP से। ठीक, देखिए हर स्थिति में क्या हो रहा है? यह OP छोटा हो जा रहा है ना, OP छोटा हो जा रहा है। आप जितना भी और रेखाखंड मानेंगे, यहाँ पे जितना भी और रेखाखंड खींचते चले जाएंगे, ठीक है, इसी तरीक़ा से सब रेखाखंडों में जो भी रेखाखंड होगा वह सब क्या होगा? वह सब बड़ा होगा किससे? OP से। हर स्थिति में आपका यह OP छोटा होते जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी OP छोटा है, यहाँ भी OP छोटा है, यहाँ भी OP छोटा है। ठीक, और यह OP क्या है? यह लंब रेखाखंड है। तो हम लिख देंगे यहाँ से कि अतः लंब रेखाखंड हर स्थिति में क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक है, OP छोटा होते जा रहा है। तो ऐसा ही क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। यह प्रश्न समझने वाला ज़्यादा था, हल करने वाला कम था। ठीक है, आशा आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप इसको फिर से दोबारा रिपीट कर ले, आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपका यह प्रश्नावली खत्म हो गया। यह 6 नंबर अंतिम प्रश्न था जिसको आपने हल कर लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नावली की तरफ, जो है प्रश्नावली 7.5। यह है ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 4 प्रश्न है। इसको भी हम एक एक करके हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, ABC एक त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों के समदूरस्थ है, यानी तीनों शीर्षों के बराबर दूरी पर है। त्रिभुज के अंदर एक ऐसा आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलते हैं हम कॉपी पर। देखिए आपके प्रश्न में क्या कह रहा है,
ABC एक त्रिभुज है, तो हम ABC एक त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, आपको प्रश्न में दर्शाना क्या है कि त्रिभुज के बीच में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, माने A, B और C तीनों शीर्ष है, इससे बराबर दूरी पर हो, बीच में एक ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, यानी आपको इस त्रिभुज में क्या निकालना है? परिकेंद्र निकालना है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप एक बात याद कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक जो होता है, लंब समद्विभाजक किसी भी दो भुजा का, वह कहाँ मिलता है? परिकेंद्र पर ही मिलता है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक परिकेंद्र पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, यानी इस त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का आप लंब समद्विभाजक निकाल देंगे तो वह कहाँ मिलेगा? वह परिकेंद्र पर ही मिलेगा, आपको आसानी से वह बिंदु ज्ञात हो जाएगा। अब आपको समस्या यहाँ पे यह उत्पन्न हो रहा है कि आप लंब समद्विभाजक खींचेंगे कैसे? तो देखिए इसका एकदम आसान तरीका है। ठीक है, देखिए आपके पास यह एक ऐसा प्रकार चाहिए। ठीक है, इसको हम डिवाइडर कहते हैं इंग्लिश में। आप इससे आसानी से, एकदम आसानी से किसी भी त्रिभुजा का लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। देखिए कैसे खींचेंगे? हम क्या करेंगे, यह जो भुजा है इसके आधा से थोड़ा सा नहीं बड़ा ले लेंगे हम। ठीक है, देखिए यह आधा से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको जैसे BC का समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ BC के इस बिंदु पर, C के शीर्ष पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक यहाँ पे आर्क ले लेंगे। ठीक है, ले लिए। फिर यहाँ हम B से के शीर्ष पर क्या करेंगे, एक यहाँ से आर्क ले लेंगे। ठीक, अच्छा यही आर्क हम इधर भी ले लेंगे। ठीक, अच्छा फिर यहाँ C से भी हम यह जो आर्क है दोनों तरफ ले लेंगे, यहाँ भी। ठीक, अब देखिए यह जो B और C का जो समद्विभाजक होगा, इस बिंदु से गुजरेगा और इस बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, और यह समद्विभाजक जो होगा वह लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, स्केल से इसको खींच सकते हैं। अब देखिए इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला दिए। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या दे दिए? L। यह रेखा क्या है? यह BC भुजा का लंब समद्विभाजक है। कितना आसानी से खींचा गया। ठीक है, आप BC को नापेंगे तो एकदम जस्ट इसका आधा होगा यह बिंदु। ठीक है, और यह 90 डिग्री पर भी खड़ा होगा। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? भुजा BC का लंब समद्विभाजक क्या होगा? L होगा। ठीक है, इस भुजा BC का लंब समद्विभाजक क्या होगा? L। ठीक, अब हम वैसे ही आप AB का खींच लीजिए या फिर AC का खींच लीजिए। ठीक है, किसी का खींच लीजिए, तो हम AC का ही खींच लेते हैं। कैसे खींचेंगे? हम यह डिवाइडर लेंगे। ठीक है, और आधा से थोड़ा बड़ा हम इसको ले लेंगे। देखिए यह लगभग आधा से थोड़ा बड़ा ले लिए। ठीक, और हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम एक आर्क बना लेंगे, यहाँ भी और इधर भी बना लिए। फिर इस बिंदु से भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आर्क बना लेंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी। देखिए इधर पूरा नहीं सटा, हो गया। हम क्या किए, दोनों तरफ हम आर्क खींच लीजिए। देखिए यह जो आर्क है यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है और यह जो आर्क है यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। तो हम क्या किए, इस दोनों बिंदु को जोड़ दिए और इसका नाम दे दिए हम M। ठीक है, तो जिस प्रकार भुजा BC का लंब समद्विभाजक L था, उसी प्रकार भुजा AC का, है ना, लंब समद्विभाजक जो दो बराबर भागों में बांटता हो और परपेंडिकुलर यानी लंब हो, 90 डिग्री पर खड़ा हो, है ना, वह क्या होगा? M होगा। ठीक, अब देखिए यह L और M जो है यह दोनों कहाँ कट रहा है? ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यह रेखा और यह रेखा यह दोनों इस बिंदु पर कट रहा है। ठीक है, इस बिंदु पर। देखिए यही बिंदु जो है यह परिकेंद्र होगा, यानी यह ऐसा बिंदु होगा जो A, B और C तीनों से समान दूरी पर होगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यह है आपका स्केल। ठीक है, और आपका यह बिंदु ज्ञात हुआ है। अब देखिए यहाँ से इस बिंदु को जो आप नापेंगे, देखिए लगभग 3.3 सेंटीमीटर है। ठीक, आप फिर C को इस बिंदु से जब नापेंगे तो देखिए लगभग 3.3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, फिर अगर आप A से इस बिंदु को अगर नापते हैं तो देखिए तो भी कितना आ रहा है, लगभग 3.3 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ठीक है, यानी यह जो बिंदु है यह तीनों A, B, C से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, यानी बराबर दूरी पर है। ठीक है, और यही बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारे प्रश्न में कह रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इस बिंदु का नाम दे देंगे O।
ठीक है। और लिख देंगे कि अतः बिंदु O जो है वह क्या है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यानी इस त्रिभुज का परिकेंद्र है जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है, यानी यह B से भी उतना ही दूरी पर है, C से भी उतना ही दूरी पर है और A से भी उतना ही दूरी पर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे ही हल करेंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा रिपीट कर ले, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। इस प्रश्न में आप शीर्ष से बराबर दूरी पर ज्ञात किए हैं वह बिंदु, है ना। इस प्रश्न में आपको भुजा से बराबर दूरी पर ज्ञात करना है। त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु जो सभी भुजाओं से समान दूरी पर हो। तो चलते हैं कॉपी पर। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न 2 है ना। क्या दिया है प्रश्न में कि ABC एक त्रिभुज है, तो हम ABC एक त्रिभुज का रचना कर लेंगे, ठीक। आपको क्या ज्ञात करना है प्रश्न में कि त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर हो, यानी वह AB से भी समान दूरी पर हो, AC से भी समान दूरी पर हो और BC से भी समान दूरी पर हो, ठीक है। एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। पहले नंबर प्रश्न में आपने क्या किया था कि इस तीनों शीर्षों से समान दूरी पर ज्ञात किया था, यानी A से भी उतना ही दूरी, B से भी उतना ही दूरी, C से भी उतना ही दूरी। लेकिन इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि यह यहाँ से समान दूरी हो, यहाँ से समान दूरी हो और यहाँ से समान दूरी हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यह जो बिंदु होता है इसको हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज का वृत्त केंद्र, ठीक, वृत्त केंद्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन सेंटर, INCENTRE, ठीक। इसको क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, ठीक। यह कैसे ज्ञात होता है, तो देखिए किसी त्रिभुज के 2 कोण, है ना, यह 3 कोण होता है, तो किसी भी 2 कोण का आप समद्विभाजक खींच दीजिएगा, है ना। यानी ऐसा भुजा जो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता हो और इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता हो, तो जिस बिंदु पर वह मिलेगा वही बिंदु क्या होगा, इस तीनों भुजा से समान दूरी पर होगा। अब आप किसी 2 कोण से खींच सकते हैं, यह दोनों कोण ले सकते हैं, यह दोनों कोण ले सकते हैं, या फिर यह दोनों कोण ले सकते हैं, ठीक है। यह तो एकदम आसान है। तो हम क्या करते हैं, कोण B और कोण C का क्या करते हैं, समद्विभाजक खींच लेते हैं। सबसे पहले हम इस बात को लिख लेंगे कि त्रिभुज के 2 कोणों का समद्विभाजक वृत्त केंद्र यानी इन सेंटर पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, यानी इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक कहाँ प्रतिच्छेदित करेगा, वृत्त केंद्र पर, जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। यह तीनों AB, BC और AC से क्या होता है, एक समान दूरी पर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, B और कोण C का हम समद्विभाजक खींच लेते हैं। देखिए कैसे खींचेंगे। अब देखिए इसके लिए भी आपको ऐसा ही प्रकार का जरूरत पड़ेगा। समद्विभाजक खींचने के लिए देखिए हम कितना आसान तरीका अपनाते हैं। देखिए यह जैसे हमको बिंदु ये इस कोण C का समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कोण C पर हम यहाँ पे अपना हम इसको गड़ाएंगे, ठीक, और यहाँ से हम एक आर्क खींच लेंगे, खींच लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे यह हमारा आर्क यहाँ पे कटा है इस भुजा पर, यहाँ पर फिर हम इस कोण को गड़ाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक आर्क खींच लेंगे, फिर इस भुजा BC पर इस कोण को गड़ाएंगे जहाँ पे कटा है और यहाँ से एक आर्क खींच लेंगे, ठीक है, खींच लिए। अब देखिए यह बिंदु, यह जहाँ पर यह दोनों कट रहा है, ठीक है, इससे आप इसको मिला देंगे तो यही इस कोण C का क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। इसको मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखिए इसका हम नाम रख देंगे L, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कोण C का समद्विभाजक क्या होगा, रेखा L, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इस कोण B का भी हम समद्विभाजक खींच लेंगे, ठीक है, एकदम आसानी से जैसे हम खींचें। देखिए यहाँ पे जो इसका जो बिंदु है, शीर्ष है, यहाँ से हम गड़ा के इसको एक आर्क बना लेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ से एक आर्क बना लेंगे, ठीक, बना लिए। फिर यहाँ इस बिंदु पर भी रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क बना लेंगे। अब देखिए यह दोनों आर्क कहाँ पे कटा, यहाँ पे इस बिंदु पे कटा, ठीक है। अब हम इस बिंदु को इस B से मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। जिस प्रकार यह रेखा L था उसी प्रकार यह रेखा हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम M मान लेते हैं, या फिर M यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो जिस प्रकार C का कोण C का समद्विभाजक L था उसी प्रकार कोण B का समद्विभाजक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा M, ठीक है। अब देखिए यह दोनों रेखा जहाँ पे मिल रहा है, देखिए कहाँ पे मिल रहा है, यह देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे मिल रहा है यह रेखा और यह रेखा दोनों कहाँ मिल रहा है, इस बिंदु पर, ठीक। तो देखिए यही वो बिंदु है जहाँ से यह और यह क्या है, समान दूरी पर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे, स्केल से नाप के। हम देखिए आप स्केल से नापिएगा, उससे अच्छा आप इससे नाप लीजिएगा, है ना। आप क्या करें, इसको यहाँ पे गड़ा दें, ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए पूरा भुजा पे सट जा रहा है, ठीक है, सट गया यहाँ पे। वैसे ही देखिए यहाँ पे देखिए यह भी पूरा भुजा पे सट जा रहा है, ठीक।
वैसे ही देखिए इसको अगर इधर से घुमाएंगे तो यहाँ भी देखिए यह पूरा भुजा पर क्या हो जा रहा है, सट जा रहा है। अब देखिए अच्छा से, यह जो हम वृत्त खींचे हैं इसको केंद्र मानकर, यह देखिए तीनों भुजा पर बराबर दूरी में सट रहा है ना, एकदम समान दूरी पर सट रहा है। कहने का मतलब यहाँ से जो इसका परिधि होगा, यहाँ से जो परिधि होगा, यह तीनों क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो यह जो बिंदु है यह O, ठीक है, यही क्या है, यही वृत्त केंद्र है, यही इन सेंटर है। इसी को ज्ञात करने के लिए आपके प्रश्न में पूछ रहा था, कह रहा था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु O यानी यह बिंदु त्रिभुज ABC का वृत्त केंद्र यानी इन सेंटर है। ठीक है, जो तीनों भुजाओं के समान दूरी पर है स्थित है। ठीक है, यह जो इन सेंटर है, यह बिंदु O, यह इस भुजा से भी उतना ही दूरी है, इस भुजा से उतना ही दूरी है और इस भुजा से भी उतना ही दूरी पर स्थित है। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। यह एकदम हल्का प्रश्न था। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर ले, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, सरकम सेंटर और इन सेंटर क्या है, आपको आगे के कक्षाओं में भी आपको यह काम देगा। ठीक, हम चलते हैं आगे। कि आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदुओं स्थानों पर केंद्रित है। एक बड़ा सा पार्क है, उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ठीक, उसमें लोग जो है वह लगभग 3 बिंदु पर क्या है, अधिकतम संख्या में केंद्रित है। कहाँ कहाँ, तो पहला है A, जहाँ बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूले हैं, यहाँ जो पर क्या है, बहुत सारा झूला लगा हुआ है, बच्चा खेल रहा है। दूसरा है B, जिसके पास मानव निर्मित एक झील है। इस B के पास क्या है, एक झील है, यहाँ भी बहुत सारा लोग खड़ा है। ठीक, और इस C बिंदु के पास क्या है, देखते हैं अगले पन्ना पर। C जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने का रास्ता के निकट है, यानी C जो है वहाँ पे पार्किंग का स्थल है और यही अंदर बाहर निकलने का ये जगह है। ठीक, आपको एक आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगाना चाहिए ताकि वहाँ लोगों की अधिकतम संख्या पहुँच सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीन गो बिंदु है। A पर क्या है, झूला लगा हुआ है बहुत सारा, B पर एक झील है और C पर अंदर बाहर आने का रास्ता है, यहाँ पे पार्किंग स्थल है। तो एक आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगना चाहिए जो इस तीनों बिंदु से समान दूरी पर हो, यानी इस तीनों बिंदु से नज़दीक हो, तभी ना वहाँ पे लोग पहुँचेगा आसानी से, है ना। तो आपको इस तीनों को त्रिभुज मानकर एक बीच में ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इस तीनों बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर हो। तो आप ऐसा बिंदु तो ज्ञात कर ही चुके हैं पहले प्रश्न में, है ना। इसको सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र, है ना। वही परिकेंद्र ज्ञात कर लीजिए, एकदम आसानी से आपका यह ज्ञात हो जाएगा। तो आप इसको खुद से हल करने का प्रयास करें। हम चलते हैं, इसको हम खुद से हल करते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके आप खुद से हल करें, नहीं तो आगे देखें कैसे इसको हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉपी में जैसे प्रश्न दिया है वैसे हम बना लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में कि लोग 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। एक बिंदु यहाँ है जहाँ पे झूला लगा हुआ है, यहाँ इस बिंदु पर के पास क्या है, झील है बड़ा सा, यहाँ पे पार्किंग स्थल है। और आपको क्या करना है, ज्ञात करना है एक ऐसा जगह जो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, यानी इस तीनों बिंदु से क्या हो, आपको समान दूरी पर हो, ऐसा जगह ज्ञात करना है आपको, ताकि वहाँ पे एक आइसक्रीम का ठेला लगाया जा सके, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तीनों बिंदु को हम जोड़ देंगे। इस स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों को हम जोड़ दिए, तीनों बिंदु को। अब यह एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा जगह ज्ञात करना है जो तीनों बिंदु से समान दूरी पर हो, यानी तीनों शीर्षों से क्या हो, समान दूरी पर हो। तो ऐसा तभी होगा जब आप इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी लंब समद्विभाजक खींचेंगे किसी 2 भुजा का। ठीक, कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए आपको यह प्रकार चाहिए। ठीक, हम इस भुजा का हम खींचते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम, लगभग आधा से ज़्यादा हम ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हो गया। और हम क्या करेंगे, इसको इस शीर्ष से यहाँ पे एक आर्क खींच लेंगे और इधर भी एक आर्क खींच लेंगे, खींच लिए। फिर इस बिंदु से एक यहाँ आर्क खींच लेंगे और फिर यहाँ इस दोनों को हम काट देंगे। ठीक है, यह दोनों कहाँ पे कट रहा है, तो देखिए यह दोनों, एक इस बिंदु पर कट रहा है और दूसरा यहाँ इस बिंदु पर कट रहा है। ठीक है, तो इस भुजा का जो लंब समद्विभाजक होगा यही भुजा से होगा, यानी इस दोनों को मिला देंगे तो यही भुजा होगा। अब सबसे पहले तो हम इसको नाम ले लेते हैं A, B और C। ठीक है, इसका नाम दे दिए। अब देखिए इसमें भुजा BC का लंब समद्विभाजक क्या हो जाएगा, यह रेखा हो जाएगा। इसको मिला के हम क्या करते हैं, इसको रेखा L मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको रेखा L मान लिए और लिख दिए यहाँ पे क्या कि BC का लंब समद्विभाजक क्या है, L है। ठीक है, यह BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और साथ ही साथ यह 90 डिग्री पर खड़ा भी है। ठीक, अब हम इस AC या AB इस दोनों में से किसी एक का खींच लेते हैं लंब समद्विभाजक। ठीक, तो हम AC का ही खींच लेते हैं क्योंकि इधर जगह है। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले तो हम इसका आधा से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, और
सबसे पहले तो इस तरफ काटेंगे और इस तरफ हम एक आर्क ले लेंगे, ले लिए। और फिर अब क्या करेंगे, इस बिंदु से यानी इस ए से, देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ इसको काट देंगे और फिर इसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ से पे यह कटा है, ठीक है, इस बिंदु पर, और फिर इस बिंदु पर इधर यहाँ काटा है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, यही रेखा क्या हो जाएगा, AC का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम L, AM। L तो यह हो गया और M हो गया इस AC का लंब समद्विभाजक। तो BC का लंब समद्विभाजक L है, तो AC का लंब समद्विभाजक क्या हो जाएगा, M। अब देखिए यह L और M जो है यह कहाँ कट रहा है, देखिए इसी बिंदु पर कट रहा है, ठीक है, इसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो यही जो बिंदु है इसका हम क्या कर लेंगे, वो नाम दे देंगे। यही वो बिंदु है जो A से भी उतना ही दूरी पर होगा, B से भी उतना ही दूरी पर है और C से भी उतना ही दूरी पर है। और यहीं पे अगर आप एक ठेला लगाएंगे आइसक्रीम का तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकेगा। हम चेक कैसे करेंगे कि यह जो बिंदु है यह A से समान दूरी, यह तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे इसका दूरी नाप लेंगे, देखिए इतना ही है, ठीक, देखिए यह भी उतना ही है, ठीक, और इधर भी देख लीजिए यह भी उतना ही है, ठीक। यानी आप इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींच सकते हैं इसको। इसी को हम कहते हैं परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अतः बिंदु O पर आइसक्रीम का ठेला लगाना चाहिए क्योंकि यह तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह जो बिंदु O है वह तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है, अतः हमको आइसक्रीम का ठेला कहाँ लगाना चाहिए, बिंदु O पर, ठीक है। यही परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट कर ले, दोबारा ये बैक करके आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आसान प्रश्न है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, षटभुजीय और तारे के आकार की रंगोलियों आकृति 7.5 यानी देखिए इस आकृति में एक षटभुज है यानी 6 भुजाओं वाला आकृति है, 6 भुजा बराबर बराबर भुजा है ना, सब 5 सेंटीमीटर का भुजा है, तो इसको क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है और तारा, देखिए यह समबाहु त्रिभुज है, 2 समद्विबाहु त्रिभुज जो है एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, यह तारा है, ठीक। तो ये दोनों आकृति बना हुआ है, आपको क्या करना है, इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज से भरकर पूरा करना है। मतलब आपको इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज इसमें आपको भरना है, ठीक। और आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज इसमें कै गो भराएगा और इसमें कै गो भराएगा, ठीक है। तो यही आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं कॉपी पर, सबसे पहले हम इसका आकृति बनाते हैं। देखिए यह आप कॉपी में आप इसको बना लेंगे ऐसे, षटभुज है ना, 6 भुजाओं वाला आकृति आप बना लेंगे, ठीक है। यह 6 बराबर बराबर भुजा है, यानी 6 भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर का है, यह भी 5, यह भी 5, 5, 5, 5, 5 है ना। आपको क्या कह रहा है कि इसमें 1 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके स्केल की सहायता से यह जो 5 सेंटीमीटर का है, देखिए यहाँ 0 से 5, यह 5 सेंटीमीटर का हम बनाए हैं, ठीक है ना, यह 5 सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या करना है, इसको 5 भाग में इसको बांट देना है, तब ना आप 5 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 और 1, यह 5, ठीक है। यह 5 भागों में बट गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जोड़ देना है आपको, इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देना है, इस बिंदु से इस बिंदु को और इस बिंदु से इस बिंदु को। तो हम इस स्केल की सहायता से जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ दिए, ठीक है। यह इसमें देखिए कितना त्रिभुज हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को त्रिभुज हो गया, ठीक। यह 6 समबाहु त्रिभुज हो गया। अब आपको प्रश्न में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर वाला आपको त्रिभुज बनाना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, इस एक त्रिभुज में हम 1 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, हम इसको जोड़ जोड़ के बनाएंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का यहाँ से हम नाप लेंगे, जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर का इसको हम नापे हैं, वैसे ही यह भी देखिए 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में यहाँ से बांट लेंगे, यहाँ 1, 2, ठीक है, ऐसे ही 3, 4, फिर 5, फिर वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पे रख के यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 और यह 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सबको हम जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से इसको जोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे,
ऐसे ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर अब हम इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच के इसको अभी हम जोड़ देंगे, ठीक। इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार का आकृति आपको क्या करना है, इसमें ही बनाना है, इसमें ही बनाना है, इसमें भी बनाना है, और इसमें भी बनाना है, और इसमें ही बनाना है, 6 में बनाना है, ठीक। तो आप गिन लीजिए कि इस एक त्रिभुज में कितना त्रिभुज आपको, कितना समबाहु त्रिभुज बन गया। देखिए जब आप इसको नापेंगे तो यह सब 1 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। यह भी 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर, यह एक जहाँ से भी नापेंगे आपको 1 सेंटीमीटर वाला ही समबाहु त्रिभुज आपको यह मिलेगा। तो इसमें आप गिन लीजिए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25। तो एक खंड में कितना बना, 25 बना। तो जाहिर सी बात है इसमें भी 25 बनेगा, इसमें भी 25 बनेगा, इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25 ही बनेगा, ठीक है। तो कुल समबाहु त्रिभुज कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 25 गुने 6 बनेगा, ठीक है। या 25 गुने 6 कितना हो जाएगा, 150, ठीक। यानी इस षटभुजीय आकृति में 1 सेंटीमीटर वाला अगर समबाहु त्रिभुज आप बनाते हैं तो कितना बनेगा, 150 समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं आगे। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर लें वीडियो पीछे करके। तो देखिए इस त्रिभुज में आपको कितना बन गया, 150 त्रिभुज बन गया 1 सेंटीमीटर वाला। अब क्या करना है, अब आपको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा ही त्रिभुज क्या करें, आप अपने कॉपी पर बना ले। चलते हैं कॉपी पर। तो देखिए यही है आपका तारा, ठीक है। इसको हम तारा कहते हैं। यह 2 समबाहु त्रिभुज है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, ठीक। और प्रश्न में दिया है कि यह कितना है, यहाँ से यहाँ तक यह 5 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 5, वैसे ही यह 5 और जैसे ही यह भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो एक तरह से देखा जाए तो कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है कि 15 सेंटीमीटर का 2 समबाहु त्रिभुज एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, ठीक। आपको यह ज्ञात करना है कि इसमें अगर हम 1 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज बनाएंगे समबाहु त्रिभुज तो कय गो बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको, इस लाइन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। जोड़ दिए। अब देखिए आपके पास 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज कय गो हो गया, 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 गो त्रिभुज हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 12 गो। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज में हम ज्ञात करेंगे 1 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज कै गो बनेगा, और उसी को क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेखा को 5 भागों में बांटते हैं, इस रेखा को 5 भाग में बांटते हैं, और इस रेखा को 5 भाग में बांट के जोड़ लेते हैं, ठीक। देखिए इसको हम स्केल की सहायता से 5 भाग में बांट दिए, ठीक। 1 2 3 4 5। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको इससे जोड़ के हम 5 भाग में बांट लेते हैं। इस तरह से हम क्या किए, 1 सेंटीमीटर का हम त्रिभुज छोटा छोटा बना लिए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें भी आप गिन लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें कितना है, 25 गो, ठीक है। अब ऐसा कै गो त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 गो है। टोटल 12 गो है और एगो में कितना है, 25। तो टोटल समबाहु त्रिभुज कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज कैसा है, 1 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वाला कै गो हो जाएगा, 12 गुने 25, ठीक है। 12 गुने 25 कितना होगा, 300, ठीक है। 12 25 60 के 6, 12 दूना 24 6 30, टोटल 300 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 1 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज टोटल कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से दोबारा रिपीट कर ले, आपको समझ में आ जाएगा, पीछे चल जाए, ठीक है। हम चलते हैं आगे। तो देखिए इस तरह से इसमें कितना त्रिभुज हुआ, 300 त्रिभुज हो गया टोटल समबाहु त्रिभुज। आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। तो इस षटभुज में कितना आपको मिला है, 150 को समबाहु त्रिभुज, और इसमें 1 सेंटीमीटर वाला का त्रिभुज मिला है 300, ठीक है। पूछ रहा है किस में अधिक त्रिभुज है, तो आपका इस तारा में अधिक त्रिभुज है, ठीक। इसमें 150 को है, इसमें 300 है, तो अधिक इसमें होगा ना,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका यह प्रश्नावली भी अब ख़त्म हुआ। 4 गो प्रश्न था, 4 को आपने अच्छे से समझ के हल कर लिया। ठीक है, आशा है आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और इसी के साथ आपका यह त्रिभुज अध्याय जो था यह भी ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रश्नावली 7.1 से लेके 7.5 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ के हल किया। ठीक है, 3 भाग का वीडियो था, तीनों भाग में यह अंतिम वीडियो था और इस अंतिम वीडियो में भी आपने इस अध्याय को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें।